सो ऑल राइट, जय हिंद एवरीवन। सो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। सो देखो, ऑनेस्टली दोस्तों यार, काफ़ी छोटा एक्ट है, राइट। मतलब आधे घंटे में आई विल ट्राई कि इस वीडियो लेक्चर को मैं एंड कर दूं और काफ़ी अच्छे से इन डेप्थली हम कवर करेंगे एज ऑलवेज, जैसा हम अभी तक कवर करते आ रहे हैं, राइट। और यहाँ से तुम्हारे दो क्वेश्चंस माइट भी चांसेस कि दो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ ले। लास्ट टाइम दो क्वेश्चन पूछे थे, तो मतलब 5 मार्क्स तुम्हारे आधे घंटे में यहाँ पे मैं सिक्योर कराने वाला हूँ। सो यहाँ से अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा अपना सेक्शन नंबर 1, जो सेक्शन नंबर 1 बात करता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम क्या है, टाइटल क्या दिया है। तो इसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, जिसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, थ्रू आउट द इंडिया, ठीक है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में इसको अप्लाई करा गया है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्लॉज 3 बोल रहा है कि ये किस डेट से जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ये कब नोटिफाई होगा, ठीक है, कब इसको नोटिफाई करा जाएगा। तो यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन लाई जाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी ला सकती है, एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी ला सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन किस केसेस में लाएगी, तो ये पॉइंट याद रखना। अगर मान लो माइंस का काम हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे मैंने तुम्हें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, जहाँ पे माइंस आता है तो वहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। नेक्स्ट है, अब इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ न्यू कीवर्ड्स दे रखे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पर किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, इक्वेस्ट्रियन, ठीक है, मतलब ये हॉर्स राइडिंग शोज़ वगैरह, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो वहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को अप्लाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या लगेगा, नोटिफिकेशन लगेगा। या फिर एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर कोई भी इसी तरह की जिमनास्टिक वगैरह इस तरह की जो परफॉर्मेंस होती हैं, वहाँ पे अगर इस अप्लाई करना है ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन लगेगा। तो ये पॉइंट याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अब यहाँ पे आते हैं डेफिनेशंस पे, ठीक है। डेफिनेशंस में मैं ऑलरेडी तो मैं बता चुका हूँ कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी है, एट द सेम टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब बनेगी इस पर्टिकुलर एक्ट में, जब बात की जाएगी माइंस की, या फिर जब बात की जाएगी एग्जीबिशन शोज़ की, जहाँ पर एक्वेस्ट्रियन मतलब हॉर्स राइडिंग शोज या फिर एक्रोबैटिक जैसे परफॉर्मेंसेस किए जाते हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बन जाएगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और बाकी जितने भी केसेस होंगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफिकेशन देके मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाई करा सकती है। नेक्स्ट है, चाइल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे चाइल्ड बोला जा रहा है इंक्लूड्स अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड, और डिलीवरी मीन्स जब एक पर्टिकुलर चाइल्ड की क्या होती है, बर्थ होता है, ठीक है, जन्म होता है, तो उसको यहाँ पे सिंपल से कीवर्ड है, बट स्टिल मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट है स्टैब्लिशमेंट अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट किस किस को कहा गया है, एक फैक्ट्री हो या एक माइन हो या एक प्लांटेशन हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा स्टैब्लिशमेंट वेयर पर्सन आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ एक्वेस्ट्रियन एक्रोबैटिक एंड अदर परफॉर्मेंसेज। अब देखो, ये जो कीवर्ड है ना एक्वेस्ट्रियन एक्रोबैटिक्स, अब ये पॉइंट याद रखना कि क्योंकि ये ऐसे कीवर्ड्स अभी हमने प्रीवियस एक्ट में नहीं देखे, ना ही हमने ये चीज़ ट्रेड यूनियन एक्ट में देखा, ना ही फैक्ट्रीज एक्ट में, इस तरह के कीवर्ड्स हमने नहीं देखे। तो यूपीएससी तुमसे ईपीएफओ एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ इक्वेस्ट्रियन और एक्रोबैटिक जैसे ये जो कीवर्ड्स हैं या फिर इस तरह का प्रोविजन कौन से एक्ट में मेंशन है, तो याद रखना इट इज़ इन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे बात करेंगे मिसकैरेज की, ठीक है। तो मिसकैरेज मीन्स एक्सपल्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्रेग्नेंट यूटेरस, ठीक है, एक प्रेग्नेंट वेमेन के जो यूटेरस में कंटेंट होता है, राइट, जो बेबी होता है, एट एनी पीरियड प्रायर टू और ड्यूरिंग द 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 26 हफ्तों से पहले, या रखना 26 हफ्ते, ठीक है, 26 वीक्स से पहले या 26 वीक्स तक अगर वो यूटेरस का कंटेंट बाहर आ जाता है, ठीक है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसको हम मिसकैरेज मानेंगे, ठीक है। कब, 26 हफ्तों से पहले या फिर 26 हफ्तों तक। लेकिन यहाँ पे वो केसेस मिसकैरेज के अंदर इंक्लूड नहीं करे गए हैं जो इंटेंशनली करे गए हैं, राइट। जैसे तुमने केसेस पढ़े होंगे फीटिसाइड के, राइट, फीटिसाइड के केसेस होते हैं। तो अगर जान के अगर मिसकैरेज करा गया है और वो पनिशेबल है अंडर द लॉ, तो उस केस में यहाँ पे इंडियन पीनल कोड आप इसको अलाउ नहीं करेंगे कि आप इसको मिसकैरेज मानो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के मिसकैरेजेस नहीं कंसिडर करे जाएंगे। जो नेचुरल मिसकैरेज है, ठीक है, या फिर कोई बीमारी के थ्रू होए या फिर डॉक्टर ने रिकमेंड करा कि आप मिसकैरेज कराओ किसी पर्टिकुलर वेमेन को, तो वो सारे मिसकैरेजेस यहाँ पे इंक्लूड करे जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने जान के कराए कि मतलब फीटिसाइड वाले केसेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो पनिशेबल केसेस हैं, तो उसमें मिसकैरेज नहीं कंसिडर करा जाएगा। और यहाँ पे वीक्स कितना दे रखा है, 26 वीक्स, ये पॉइंट याद रखना।
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन हर एक्ट में वेजेस की डेफिनेशन आती है और काफ़ी चीज़ें रिपीटिशन में है। अब तो तुम्हें वेजेस की डेफिनेशन याद भी हो गई होगी होपफुली। तो सबसे पहले वेजेस मींस ऑल द रिन्यूमरेशन पेड और पेबल इन कैश टू अ वुमेन। तो याद रखना यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो भी वेजेस या रिन्यूमरेशन मिलते हैं वो कैश में दिए जाते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड है ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले कैश अलाउंसेस, जितने भी कैश अलाउंसेस हैं वो तुम्हारे वेजेस के पार्ट हैं, इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस। याद रखना डियरनेस अलाउंस भत्ता जिसको बोलते हैं वो तुम्हारे वेजेस का पार्ट होता है। और हाउस रेंट अलाउंसेस, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो भी वेजेस का पार्ट बनेगा, राइट। लेकिन अगर हाउस एकोमोडेशन प्रोवाइड लिखा हुआ है, याद रखना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर किसी वेज में हाउस एकोमोडेशन लिखा हुआ है, हाउस अकोमोडेशन, तो वो वेज का पार्ट नहीं होता। लेकिन हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है, वेज का पार्ट होता है। तो ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। और यही सेम चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो हाउस रेंट अलाउंसेस है ना, ये भी वेज के डेफिनेशन में मेंशन है। किसके? मिनिमम वेज एक्ट 1948, राइट। जब मिनिमम वेज एक्ट 1948 हमने पढ़ा था तो वहाँ पर भी वेज के डेफिनेशन में हाउस रेंट अलाउंसेस क्या था, वेज का पार्ट था। अब नेक्स्ट यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं है। सबसे पहले इंसेंटिव बोनस, याद रखना एनी बोनस अदर देन इंसेंटिव बोनस। तो यहाँ पे याद रखना इंसेंटिव बोनस इंक्लूडेड है, लेकिन इंसेंटिव बोनस के अलावा कोई भी जो बोनस है वो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की वेजेस के डेफिनेशन में नहीं है। तो बस इंसेंटिव बोनस यहाँ पे इंक्लूड करा गया। इसके अलावा जितने भी बोनसेस हैं वो यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड है, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी याद रखना, यूपीएससी अगर पूछेगा तो इसी तरह से कीवर्ड्स उठा के क्या करता है, ब्लफ करता है, राइट। तो अपना रिविजन स्ट्रॉन्ग रखो तो फिर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। नेक्स्ट है ओवर टाइम अर्निंग, ठीक है। जो आप ओवर टाइम काम करके कमाते हो वो भी आपका बोनस का, वेजेस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट एट द सेम टाइम जो पेंशन फंड में एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता है, फिर प्रोविडेंट फंड की तरफ से एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूशन आता है, तो वो भी आपका वेजेस का पार्ट नहीं होता। ये मैं हर बार हर एक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तुम्हें ये सारी स्टेटमेंट याद हो गई होंगी। नेक्स्ट है ग्रेच्युटी, ठीक है। जो ग्रेच्युटी मिलती है ऑन द टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, ये भी वेजेस का पार्ट नहीं होते, राइट। नेक्स्ट है, अब याद रखना अ फैक्ट्री डज नॉट इंक्लूड अ माइन, ठीक है। जैसे हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में हमने पढ़ा था कि जो फैक्ट्रीज होती हैं तो उस फैक्ट्री की डेफिनेशन में माइन को इंक्लूड नहीं करा जाता। और एट द सेम टाइम कोई भी ऐसा ऑपरेशन, ठीक है, रेलवे रनिंग शेड्स, जैसे कोई रेस्टोरेंट हुआ या फिर कोई होटल हुआ जो रेलवे के अंदर आता है, तो वो भी फैक्ट्रीज की डेफिनेशन में नहीं आता। तो ये पॉइंट भी याद रखना, राइट। नेक्स्ट है मिसकैरेज। मिसकैरेज की डेफिनेशन मैं तुम्हें ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ कि 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी प्रायर टू या फिर ड्यूरिंग द 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कंटेंट ऑफ द प्रेग्नेंट यूटेरस बाहर आता है तो फिर उसको मिसकैरेज माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट है अभी देखते हैं सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ और वर्क बाय विमेन प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड। तो यहाँ पे क्लॉज 1 है। तो क्लॉज 1 क्या बोल रहा है, No employer shall knowingly employ a woman in any establishment during the 6 weeks of immediately following the day of her delivery। देखो जैसे एम्प्लॉयर को पता चला कि आज उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई जो विमेन एम्प्लॉई है उसकी डिलीवरी हुई है, तो उस पर्टिकुलर डेट से 6 हफ्तों तक 6 वीक्स तक वो एम्प्लॉयर उसको काम पे नहीं रखेगा, ठीक है। वो उसको काम नहीं देगा, उसको अलाउ नहीं करेगा कि क्योंकि वो जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, रेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड करा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वुमेन को, ताकि वो अपने रिकवरी कर पाए, राइट। तो और वो रेस्ट कर पाए, और इस वजह से 6 हफ्तों का यहाँ पे दिया गया है कि 6 हफ्तों तक काम नहीं करेगी कोई भी पर्टिकुलर वुमेन जिसकी डिलीवरी हुई है, राइट। तो डिलीवरी के 6 हफ्ते तक। नेक्स्ट है नो वुमेन शैल वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 6 वीक्स ऑफ इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी ऑफ हर मिसकैरेज। और मान लो एम्प्लॉयर अगर उससे काम करवा रहा है, मतलब उससे अगर मान लो फोर्स करता है कि तुम मतलब जल्दी ज्वाइन कर लो, तो वो जो वुमेन है वो विलिंगली मना कर सकती है खुद से कि नहीं, वो 6 हफ्तों से पहले जो फैक्ट्री या फिर कोई पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट है उसको ज्वाइन नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल भी दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो एक पर्टिकुलर वुमेन है वो बहुत वीक बैकग्राउंड से आती है और वो 2 हफ्ते के बाद फील करती है कि वो अब काम कर सकती है, फिर 3 हफ्तों के बाद उसको अगर ऐसा लगता है कि वो काम अब कर सकती है, तो वो एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करके बहुत जो आसान काम होते हैं, राइट, जिसमें बहुत ज़्यादा देर तक खड़े नहीं होना या फिर बहुत ज़्यादा लेबर वाला काम नहीं करना, तो इस तरह के काम जो एम्प्लॉयर है वो उस पर्टिकुलर वुमेन को दे सकता है, ठीक है। तो ये भी प्रोविज़न, ये चीज़ मेंशन है। लेकिन जो जनरल केस ये है कि एक पर्टिकुलर वुमेन 6 हफ्तों तक काम नहीं करेगी अपनी डिलीवरी होने के बाद, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
द पीरियड रेफर्ड इन द सबसेक्शन 3 shall be any period of 1 month immediately preceding the period of 6 weeks before the date of our expected delivery। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे जूम आउट करके ब्लैक नोट्स देखो, डिलीवरी के पहले का टाइम। तो जब डॉक्टर या विमेन खुद बताए कि डिलीवरी की एक्सपेक्टेड के डेट कब है, तो उस डेट के 1 मंथ पहले से रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई पर्टिकुलर विमेन है, वो कह रही है कि मेरी जो डिलीवरी डेट है ना वो 14 नवंबर की है, ठीक है। 14 नवंबर को डॉक्टर ने बोला कि आपकी डिलीवरी डेट है, तो 14 नवंबर से 1 महीना पहले मतलब 14 अक्टूबर, राइट। तो 14 अक्टूबर से जो है ना, 14 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर जो 1 महीने का पीरियड है, 1 मंथ का, तो यहाँ पर अब जो एम्प्लॉयर है ना वो कहेगा कि अब तुम्हें ये फैक्ट्री या फिर एस्टैब्लिशमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम घर पे जाके रेस्ट करो, ठीक है। तो डिलीवरी से 1 महीना पहले जो विमेन है वो अब काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है, ठीक है, सेक्शन क्लॉज ए हो गया। नेक्स्ट है, एनी पीरियड ड्यूरिंग द सेड पीरियड ऑफ 6 वीक्स फॉर विच द प्रेग्नेंट वुमेन डज नॉट अवेल टू लीव ऑफ एब्सेंस अंडर सेक्शन 6। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे वही सेम बात रिपीट करी जा रही है कि मतलब अगर कोई पर्टिकुलर विमेन लीव चाहे ले या नहीं ले, तो उसको 6 हफ्तों तक कोई भी रिस्क के काम नहीं दिया जाएगा और उसको अलाउ नहीं करा जाएगा कि वो अपनी डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद क्या करे, काम करे, राइट। नेक्स्ट है, राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। राइट टू पेमेंट क्या है, सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एवरी विमेन, हर विमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू the payment of the maternity benefit at the rate of the daily average daily wage। तो कोई भी पर्टिकुलर विमेन जिसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलना है, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, तो उसको किस रेट पे मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट, तो वो है एवरेज डेली वेजेस। तो एवरेज डेली वेजेस क्या है, तो ये भी इस पर्टिकुलर बेयर एक्ट में मेंशन है कि एवरेज डेली वेज किस तरह से हम निकालेंगे, तो उसको तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो एवरेज डेली वेज का मतलब क्या है यहाँ पर, तो लास्ट 3 मंथ्स का टोटल वेज उस पर्टिकुलर विमेन ने पिछले 3 महीने, ठीक है, पिछले 3 महीने में जितना भी अर्न करा, उसकी जितनी भी सैलरी थी, उसको आप क्या करोगे, उसके उतने दिन जितना उसने काम किया उसे डिवाइड कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसने पिछले 3 महीने में मान लो लेट्स से 60,000 रुपये कमाए, राइट, 60,000 उसने अर्न करे और उसने काम करा उस पर्टिकुलर 3 महीने में लेट्स से, ठीक है, 55 डेज। अब तुम क्या करो, 55 से इसको 60,000 से डिवाइड करोगे, जो भी आएगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका डेली एवरेज डेली वेज, और उसके अकॉर्डिंग वो जो एम्प्लॉयर होगा वो उस पर्टिकुलर विमेन को उसका मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। जैसे यहाँ पे तुम एग्जांपल देख सकते हो कि जैसे 45,000 सैलरी है और 90 दिन काम कर रहा है, तो फिर क्या होगा, 500 रुपीज़ पर डे यहाँ पर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब किस पर्टिकुलर विमेन, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई पर्टिकुलर विमेन है, वो किसी फैक्ट्री को ज्वाइन करती है 1 महीना पहले और 1 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, और 3-4 महीने के बाद अगर वो क्लेम करती है कि मुझे मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर राइट्स चाहिए, तो क्या उसको दिए जाएंगे। तो देखो एक्ट इस पर क्या बोलता है, तो एक्ट ये बोलता है कि कोई भी विमेन को मैटरनिटी बेनिफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक उस पर्टिकुलर विमेन ने उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में या फिर पर्टिकुलर कंपनी में कितना सर्व नहीं कराओ, 80 डेज, ठीक है, कम से कम पूरे साल में 12 महीने में आप 80 दिन काम करो, ठीक है, मतलब लेस देन 10 दिन कम 3 महीने, तो 80 दिन आप काम करो। अगर कोई भी विमेन ने 80 दिन पूरे साल भर में काम कर लिया और उस पूरे 80 दिन के बाद अगर वो पूरे साल भर अगर कभी भी वो प्रेग्नेंट होती है, तो और उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो फिर उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। और यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमीशनर एग्जाम में आया कि कितने नंबर ऑफ डेज किसी भी पर्टिकुलर वुमेन को काम करना है प्रीसीडिंग्स 12 मंथ्स, ताकि वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए क्या हो जाए, एलिजिबल हो जाए फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। तो आंसर इज 80 ईयर्स। अब एक पॉइंट याद रखना, पहले ना यहाँ पे 160 डेज था, 160 दिन था, लेकिन अब सरकार ने इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 80 डेज़ कर दिया। तो ये पॉइंट याद रखना। और इसमें सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये 80 डेज़ का प्रोविज़न है ना, ये एक पर्टिकुलर स्टेट पर अप्लाई नहीं होता। वो विमेन जो असम की स्टेट से क्या हुई है, माइग्रेट हुई हैं, ठीक है, जो इमिग्रेंट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम, तो उन विमेंस पर ये 80 डेज़ वाला प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता। तो ये स्टेट का नाम याद रखना, यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम एपीएफ एग्जाम में यूपीएससी ने इट स्टेट्स रिलेटेड पूछा था कि कौन सा पर्टिकुलर एक्ट
कौन से स्टेट्स में अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यहाँ पे यूपीएससी तुमसे पूछ सकता है कि जो 80 दिन का प्रोविज़न है किसी भी वुमेन को मैटरनिटी क्लेम करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए, तो वो कौन से स्टेट्स के वुमेन पर अप्लाई नहीं होता। तो आंसर इज असम। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सेम चीज़ इसको मैं आगे दिखाऊंगा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो होता है फॉर हाउ मेनी वीक्स ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड, तो कितने मैटरनिटी पीरियड के लिए जो उसको वो दिया जाता है, रिलीफ दिया जाता है, तो वो होता है 26 वीक्स। पहले ये 12 वीक्स था, लेकिन अब इसको क्या करा है 2017 में, आई गेस 2017 में, जस्ट एक सेकेंड, हाँ 2017 में इसको क्या करा, अमेंड करके 26 वीक्स कर दिया। तो अब इसका आंसर 26 वीक्स से अगर एग्जाम में पूछता है तो 26 वीक्स मार्क करके आना। अब इसको आगे पढ़ेंगे, जस्ट एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अब यहाँ देखो, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट, कितना मैक्सिमम पीरियड हो सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर वुमेन को कि वो उसको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाए, तो दैट इज 26 वीक्स, ठीक है, ऑफ विच नॉट मोर देन 8 वीक्स शैल प्रिसीड द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। अब इसको मैं तुम्हें आसान भाषा में थोड़ा बताता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट ड्यूरेशन, तो कितना होगा मैटरनिटी बेनिफिट ड्यूरेशन, तो वो होगा मैक्सिमम 26 वीक्स का, जिसमें से इसमें वो मैक्सिमम 8 वीक्स, ठीक है, 8 वीक्स की जो वीक्स हैं वो अपनी डिलीवरी से पहले यूज़ कर सकती है। तो ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, टोटल 26 वीक्स है अगर, और 8 अगर पहले यूज़ कर लिए तो कितना बचा यहाँ पर 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 8 वीक्स वो पहले अपनी डिलीवरी से पहले यूज़ कर लेती है तो 8 वीक्स यूज़ हो गए, बाकी बचे 18 वीक्स, वो फिर वो 18 वीक्स तक और फिर अपनी जो उसकी डिलीवरी है, अपनी डिलीवरी के 18 वीक्स तक नहीं आएगी अगर वो 8 वीक्स की डिलीवरी का जो पीरियड है वो यूज़ कर लेती है, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, अगर 2 या उससे ज़्यादा बच्चे हैं, तो समटाइम्स मान लो कि एक पर्टिकुलर विमेन है, वो उसका 3rd चाइल्ड है, क्या हो गया, वो उसका 3rd चाइल्ड है या फिर 4th चाइल्ड है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे एक्ट है वो क्या बोलता है कि अगर विमेन के ऑलरेडी 2 या उससे ज़्यादा सर्वाइविंग चाइल्ड हैं, ठीक है, सर्वाइविंग चाइल्ड याद रखना, 2 या 2 उससे ज़्यादा, तो उस केस में उसको मैक्सिमम जो पीरियड मिलेगा ना रेस्ट करने का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर, जो उसको पेड लीव्स मिलेंगी वो होंगी मैक्सिमम 12 हफ्तों की, ठीक है, जिसमें से वो मैक्सिमम 6 हफ्ते यूज़ कर सकती है बिफोर हर डिलीवरी। तो ये डिफरेंस याद रखना। अगर फर्स्ट बेबी है तो 26 वीक्स, ठीक है, जिसमें 8 हफ्ते वो अपने डिलीवरी से पहले यूज़ कर सकती है। लेकिन अगर मान लो सेकेंड या उससे ज़्यादा अगर उसके ऑलरेडी क्या है सर्वाइविंग चाइल्ड हैं, तब उस केस में उसको 12 हफ्तों का क्या मिलेगा, मैक्सिमम मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, और जिसमें वो 6 हफ्तों का जो वीक्स है वो अपने डिलीवरी से पहले यूज़ कर सकती है। तो ये पॉइंट याद रखना, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इसी से रिलेटेड यूपीएससी ने ईपीएफओ 2023 में क्वेश्चन पूछा था। एज पर द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ फीमेल एम्प्लॉय शैल बी इंटाइटल्ड टू लीव विथ वेजेस एज मैटरनिटी बेनिफिट फॉर गिविंग बर्थ टू द 3rd चाइल्ड। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया कि वो उसका 3रा चाइल्ड है, तो उस केस में कितना दिया जाएगा, तो उतना दिया जाएगा, कितना 12 वीक्स। ये चीज़ अभी हमने यहाँ पर पढ़ी। और 26 वीक्स कब दिया जाएगा, जब उसका वो 1st चाइल्ड होगा, ठीक है, 1st 2nd। तो 1st चाइल्ड पर 26 वीक्स का मैक्सिमम उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, और अगर 2nd या 3rd चाइल्ड है तो फिर वो घट के कितना हो जाएगा, 12 हफ्ते हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर, हाँ, अब फॉर एग्जांपल मान लो इफ़ वुमेन डाइज ड्यूरिंग द बेनिफिट पीरियड, मान लो अब वुमेन प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट के दौरान ही उसकी डेथ हो गई, तो अब क्या होगा, तो उसको जो पेमेंट मिलेगा उसके जब वो डेथ हुई ना तब तक उसको वो पेमेंट मिलेगा, राइट। उसके बाद उसको बंद हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, इफ़ मदर डाइज बट चाइल्ड सर्वाइव, ठीक है, समटाइम्स होता है ना कि डिलीवरी के टाइम पे मदर की डेथ हो गई और लेकिन चाइल्ड सर्वाइव कर गया, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयर को पूरा 6 वीक्स का पोस्ट डिलीवरी बेनिफिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 वीक्स का जो पोस्ट डिलीवरी बेनिफिट होता है तो वो एम्प्लॉयर देगा, भले ही जो विमेन है, जो उसकी मदर है, वो उसकी डेथ हो गई हो। लेकिन अगर दोनों मर गए, ठीक है, चाइल्ड भी मर गया और उसकी जो विमेन जिसकी जो मदर थी वो उसकी भी डेथ हो गई, तो इस केस में जो पेमेंट है जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिली थी वो रुक जाएगी। तो ये चीज़ याद रख लेना। तो यूपीएससी इसमें स्टेटमेंट वाइज बना के पूछ सकता है, राइट। नेक्स्ट है एडॉप्शन एंड सरोगेसी। अगर मान लो कोई विमेन है वो अडॉप्ट करती है किसी चाइल्ड को और या फिर सरोगेसी करवाती है, राइट। तो मैं सरोगेसी का मतलब पता होगा। तो यहाँ पे एडॉप्शन का देखो क्या क्या यहाँ पे प्रोविजन है। सो अगर मान लो कोई पर्टिकुलर विमेन अडॉप्ट करती है चाइल्ड को बिलो 3 मंथ्स, वो 3 महीने से क्या है, छोटा चाइल्ड है, ठीक है। मान लो 1 महीने का बच्चा है,
राइट, या फिर 2 महीने का बचा है या 3 महीने का, तो उस केस में ये एक्ट अलाउ करेगा उस पर्टिकुलर विमेन को कि आप 12 हफ्ते क्या करो अपना घर पर, आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। आप 12 वीक्स मत आओ अपने काम पर, अपने वर्क प्लेस मत आओ, आप घर पे उस पर्टिकुलर बच्चे की जो आपने उसको अडॉप्ट करा है आप उसको टाइम दो, आप उसकी केयर करो, राइट। और यही 12 वीक्स का प्रोविजन हमने किस में देखा, जब कोई विमेन अपना सेकंड या थर्ड चाइल्ड दे रही होती है, ठीक है, डिलीवर कर रही होती है, तब उस केस में उसको 12 हफ्ते का मिलता है। और यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर किस केस में देखी, अडॉप्शन और सैरोगेसी वाले केस में। तो ये पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ सकते हैं यूपीसी। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड पेमेंट देयरफॉर। तो यहाँ पे कब नोटिस देना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कोई भी अगर विमेन है जिसको मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, ठीक है, अपने एम्प्लॉयर से, तो वो क्या करेगी, रिटन नोटिस देगी, ठीक है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगी कि उसकी इस दिन डिलीवरी है, और राइट, मतलब इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो सबसे पहले वो रिटन नोटिस देगी। और जो अपने एम्प्लॉयर को वो क्या करेगी, मैक्सिमम 6 वीक्स पहले, ठीक है, मैक्सिमम 6 वीक्स पहले वो क्या करेगी, नोटिस देके बताएगी कि उसकी इस पर्टिकुलर डेट को डिलीवरी, और उसको फिर मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, और उसको फिर जो उसको छुट्टियां मिलती हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर, तो वो सारी उसको अवेल करनी है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, और कब, 6 हफ्तों से पहले, ठीक है, मैक्सिमम 6 वीक्स पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है एनी विमेन, कोई भी विमेन हु हैज़ नॉट गिवन द नोटिस व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट मे गिव सच नोटिस एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द डिलीवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हो सकता है अगर तुम इसको ना पढ़ के जाओ यूपीएससी पूछ ले तो मैं इस स्टेटमेंट को गलत समझो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी विमेन अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर मान लो नोटिस नहीं दे पाती ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो अपनी डिलीवरी के बाद नोटिस दे सकती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसने प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर डिलीवरी से पहले अपने एम्प्लॉयर को नोटिस नहीं दिया तो फिर एम्प्लॉयर डिनाई कर देगा कि अब उसको वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं देगा, या फिर जो उसको कैश में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देने पड़ते हैं तो वो उससे डिनाई करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर नहीं दे पाई वो ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, तो वो अपने डिलीवरी के बाद भी अपने एम्प्लॉयर को नोटिस दे सकती है। तो ये पॉइंट भी तुम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस द एम्प्लॉयर शैल परमिट सच वुमेन टू एब्सेंट हरसेल्फ। तो जैसे ही एम्प्लॉयर को नोटिस मिलता है कि जो उसकी पर्टिकुलर फीमेल स्टाफ है, फीमेल वर्कर है, वो प्रेग्नेंट है, अब उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट चाहिए, तो वो उसको अलाउ करेगा कि ठीक है अब आप छुट्टी ले सकते हो फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स आफ्टर द डे ऑफ हर डिलीवरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर नोटिस मिलते ही एम्प्लॉयर को विमेन को डिलीवरी के 6 वीक्स बाद तक एब्सेंट रहने की परमिशन देनी होगी, ठीक है। तो डिलीवरी के 6 वीक्स बाद तक यहाँ पर, तो ये पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी अमाउंट होगा मैटरनिटी बेनिफिट का उसको एडवांस में पे करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट याद रखना। और तो सबसे पहले 40 जो भी उसका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एडवांस वो पेमेंट करनी है वो उसको एडवांस में पे करेगा, और एट द सेम टाइम 48 आवर्स के अंदर पे करेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है पेमेंट और मैटरनिटी बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ वुमेन। तो यहाँ पे सिंपल सा केस है, अगर कोई पर्टिकुलर वुमेन की डेथ हो जाती है तो उसका जो मैटरनिटी बेनिफिट पेमेंट है वगैरह, तो वो उसके नॉमिनेटेड पर्सन को, या अगर नॉमिनेटेड पर्सन नहीं है तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी ने यहाँ पर किसने पूछा, यूपीएससी एएलसी एग्जाम 2023 में, कि अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इफ़ अ वुमेन डाइज, अगर वुमेन मर जाती है तो उसका जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो किसको मिलेगा, ठीक है। शैल बी पेड टू, सबसे पहले क्या स्टेट को मिलता है, नहीं स्टेट क्यों लेगी। नेक्स्ट है द पर्सन नॉमिनेटेड, यस नॉमिनेटेड पर्सन को मिलता है। नेक्स्ट हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इफ शी हैज़ नॉट नॉमिनेटेड अ नॉमिनी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा अगर उसने कोई पर्सन को नॉमिनेट नहीं करा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर है सी, ठीक है, 2 और 3। अब आगे बढ़ते हैं पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस। तो याद रखना पेमेंट ऑफ मेडिकल बोनस ये पर्टिकुलर एक्ट में, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में हर विमेन को दिया जाता है, और ये अभी आज के टाइम पे कितना है, 3500, ठीक है, 3500 है यहाँ पर। और गवर्नमेंट इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल के इसको मैक्सिमम 20,000 तक भी प्रोवाइड करवा सकती है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मेडिकल बोनस कितना मिलता है कोई पर्टिकुलर विमेन को अंडर दी पेमेंट ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो आंसर इज 3500। और यही यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, जस्ट एक सेकेंड, ये देखो, अंडर द प्रोविजन ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 व्हाट इज अमाउंट ऑफ मेडिकल बोनस, तो वो कितना है 3500 आ सकता है एग्जाम में, तो ये अमाउंट याद रखना। और मैक्सिमम कितना है इसमें, 20,000, राइट। आज के टाइम पे इसमें 20,000 है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, अलाउ करेगी कि ठीक है अब तुम इसको अमाउंट को बढ़ा के 20,000 तक दे सकते हो। नेक्स्ट है लीव फॉर मिसकैरेज।
अगर मान लो मिसकैरेज हो जाता है तब उसमें क्या लीव मिलेगी, तो लॉ यहाँ पे क्या कहता है ये देखो, मिसकैरेज होने पर विमेन को प्रॉपर मेडिकल प्रूफ के साथ, और मेडिकल प्रूफ देगी कि उसका मिसकैरेज हो चुका है, तो उसको 6 वीक्स तक पेड लीव्स मिलेगी, ठीक है। वो 6 हफ्तों तक घर पे बैठ के आराम कर सकती है, उसका पैसा नहीं काटा जाएगा, ठीक है। तो 6 वीक्स तक पेड लीव मिलेगी, कब, जब उसका यहाँ पर मिसकैरेज हो चुका होगा, राइट। तो मिसकैरेज में भी यहाँ पे जो एक्ट है वो उसको रिलीफ प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर विमेन को, राइट। नेक्स्ट है लीव फॉर इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और मिसकैरेज। तो सेक्शन 10 ये कहता है, मान लो समटाइम्स क्या होता है, कोई पर्टिकुलर जो वुमेन है उसकी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए किसी पर्टिकुलर वुमेन के, जैसे मान लो शुगर जो होती है, सॉरी शुगर कह रहा हूँ, ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, या फिर वुमेन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, या फिर उसको किसी डिजीज़ के थ्रू कॉन्टैक्ट में आ गई है, तो कोई भी अगर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आफ्टर द डिलीवरी, तो वो फिर एम्प्लॉय को नोटिस देकर कुछ सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके मैक्सिमम 1 महीने का और एक्सटेंशन ले सकती है। मतलब मैं तुम्हें फिक्स बता रहा हूँ, एक तो देखो वो छुट्टियाँ हैं जो हर एक वुमेन को मिलेगी आफ्टर द डिलीवरी, लेकिन मान लो कोई पर्टिकुलर वुमेन है, वो डिलीवरी होने के बाद वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस या फिर उसको कुछ मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं, तो उस केस में वो ज़रूरी नहीं है कि अब उसको जाना पड़ेगा ऑफिस, ठीक है, या फिर अगर नहीं जाती तो उसके पैसे काटे जाएंगे, फिर उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो एक्ट है वो ये कहता है कि वो मैक्सिमम 1 महीने की और ज़्यादा क्या देगा, उसको एक्सटेंशन देगा कि ठीक है 1 महीने का यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से और एक्सटेंशन मिल जाएगा, कब, जब यहाँ पे कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज़ क्रिएट होंगे आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट है नर्सिंग ब्रेक। अब मान लो सब ये डिलीवरी वगैरह सब हो गई, ठीक है, छुट्टियाँ जो मैटरनिटी बेनिफिट एक पर्टिकुलर वुमेन को मिलता है वो सब खत्म हो गई, अब वो काम पे वापस आ जाती है। जब वो काम पे वापस आएगी तो जाहिर सी बात उसको नर्सिंग ब्रेक भी चाहिए, ठीक है। अपने जो उसका चाइल्ड है वो घर पे तो छोड़ के नहीं आएगी, हर वुमेन छोड़ के नहीं आती, समटाइम्स कुछ वुमेन क्या करती हैं, अपने वर्क प्लेस पर अपने जो बेबी होता है उसको लेकर जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो एक्ट है वो ये कहता है, हाँ, एक्ट ये कहता है कि नर्सिंग ब्रेक मिलेगा हर एक पर्टिकुलर वुमेन को, ठीक है, जिसने डिलीवरी दी और जिसका बेबी है। कितने मिलेंगे, 2 ब्रेक्स मिलेंगे, और कब तक मिलेगा, जब तक उसका बेबी 15 मंथ्स का नहीं हो जाता, ठीक है। तो 2 ब्रेक्स दिए जाएंगे हर रोज़, जिसमें वो फीड करा सकती है, राइट, अपने बेबी को मतलब अटेंड कर सकती है। और ये कब तक दिया जाएगा, जब तक वो 15 हफ्तों तक, सॉरी 15 मंथ्स तक ना उसका नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है सेक्शन 9A, ठीक है, इसको बाद में अमेंड करके डाला था, ये इस पर्टिकुलर बेयर एक्ट में नहीं मेंशन था, बट मैंने इसको कहीं से ढूंढ के मैंने इसको अटैच करा है। तो यहाँ पे ये सेक्शन 9A ये बोलता है, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर वुमेन ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन करवाती है, ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन करवाती है, तो ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन करने के बाद उसको 2 वीक्स का इमीडिएट क्या दिया जाएगा, मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा, राइट। मतलब उसको 2 हफ्तों का घर पे रेस्ट करने का टाइम दिया जाएगा कि ठीक है वो 2 हफ्तों तक घर पे रेस्ट कर सकती है अगर वो ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन करवाती है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिसमिसल ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो एक्ट है सेक्शन नंबर क्या था, सेक्शन नंबर 12, हाँ, सेक्शन नंबर 12 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोई भी एक पर्टिकुलर वुमेन को, ठीक है, ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव, कि मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वुमेन है वो मैटरनिटी लीव पे छुट्टी पर है, तो उस पर्टिकुलर छुट्टी पर, ठीक है, ड्यूरिंग उसके जो मैटरनिटी रिलीफ चल रहा है, तो उस पर कोई भी एम्प्लॉयर उसको डिसमिस नहीं करेगा, ना ही डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि मान लो अगर वो 26 हफ्तों तक घर पर है तो उसको इस चीज़ का डर रहेगा कहीं उसकी जो नौकरी है वो खतरे में ना आ जाए, या फिर जो उसका एम्प्लॉयर उसको डिस्चार्ज ना कर दे, टर्मिनेट ना कर दे। तो ऐसा यहाँ पर एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वुमेन को कि कोई भी एम्प्लॉयर मैटरनिटी लीव पर किसी भी वुमेन को डिस्चार्ज नहीं कर सकता, ना ही डिसमिस नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है हाँ, अपील अगेंस्ट स्टॉपेज। तो मान लो फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट मान लो किसी पर्टिकुलर वुमेन को नहीं मिले, या फिर मेडिकल बोनस उसका रोक दिया गया, ठीक है, जो उसको मान लो 3500 रुपये मिलने थे, ठीक है। तो इस तरह के जो उसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, मैटरनिटी बेनिफिट्स, अगर वो रोक दिए गए तो उस चीज़ के लिए वो अपील कर सकती है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास, ठीक है, कब तक, 60 डेज़ के अंदर। तो ये 60 डेज़ का प्रोविज़न याद रखना, वो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये मैंने तुम्हें बता दिया। नेक्स्ट है, या कुछ छूट रहा है क्या हमसे, नहीं अभी नहीं, चलो ये देख लो, ये यहीं पर ही देख लो, सेक्शन 11A, हाँ सेक्शन 11 पढ़ लिया ना, अब यहाँ पे सेक्शन 11A देखो। तो यहाँ पे सेक्शन 11A अगेन इस एक्ट में नहीं था, बट मैंने मेंशन करा यहाँ से कहीं से इसका स्क्रीनशॉट लगा के।
सब सेक्शन 11 में बात करता है क्रेची फैसिलिटी के बारे में, ठीक है, क्रेच फैसिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे क्या बोलता है क्रेच फैसिलिटी अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 50 या उससे ज़्यादा वुमेन काम करती हैं, ठीक है, याद रखना 50 या उससे ज़्यादा वुमेन काम करती हैं, तो वहाँ पे क्रेची फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें वुमेन को अलाउ किया जाएगा कि वो दिन में 4 बार विजिट कर सकती हैं, ठीक है, दिन में 4 बार विजिट करेंगी, ठीक है। और क्रेची फैसिलिटी कब होनी चाहिए? अगर पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में 50 से ज़्यादा वुमेन काम करती हैं। अब यही सेम कंफ्यूजिंग एरिया मैं तुम्हें बताता हूँ, और ये तुम मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बताओगे कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर क्रेची फैसिलिटी भी मेंशन थी, तो वहाँ पे कितने नंबर ऑफ वुमेन्स होनी चाहिए तब जाके कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री में क्रेची फैसिलिटी जो एम्प्लॉयर है वो मेक श्योर करेगा। तो वो नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ का तुम मुझे कितना नंबर है फीमेल एम्प्लॉयज़ का अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, ये मुझे तुम पर्सनली मैसेज करके बताओगे, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक पॉइंट देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्रेची फैसिलिटी में 4 बार एक वुमेन जा सकती है, विजिट कर सकती है, ठीक है, एक दिन में 4 विजिट कर सकती है। लेकिन जो यहाँ पे नर्सिंग ब्रेक है, नर्सिंग ब्रेक कितना मिला हुआ है इस एक्ट के अंदर? वो मिला हुआ है 2 ब्रेक, ठीक है, जो और कब तक मिलेगा? जब तक उसका बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता, राइट। हाँ, ठीक है। और यही सेम चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन भी PYQ में पूछी है, ये भी देख लो कि अंडर द प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एवरी वुमेन एम्प्लॉय आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड हु रिटर्न टू अ ड्यूटी टू बी प्रोवाइड विथ नर्सिंग ब्रेक। तो नर्सिंग ब्रेक दिया जाएगा कब तक? जब उसका बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन UPSC पूछता है लेबर लॉ से। तो लेबर जितना ज़्यादा पॉलिटी स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना दोस्त, उतना ही ज़्यादा लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सोशल सिक्योरिटी, इस तरह के जो ये EPFO में सब्जेक्ट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्कोरिंग है। सो अब आगे मूव ऑन करते हैं। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया, जस्ट कुछ छोड़ तो नहीं रहा। हाँ, ये देखो सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है? नो डिडक्शन ऑफ वेजेस इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे ये सेक्शन 13 कहता है कि कुछ डिडक्शंस ऑफ वेजेस नहीं करे जाएंगे। किस केसेस में? सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क असाइन टू हर बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, ब्रेक फॉर नर्सिंग द चाइल्ड अलाउड टू हर अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब कोई पर्टिकुलर वुमेन डिलीवरी के बाद अपना वर्क प्लेस ज्वाइन करती है, तो मान लो उसको कुछ इस तरह का काम दिया गया। फॉर एग्जांपल मान लो पहले वो बहुत टफ काम करती थी जिसमें 10-10 घंटे खड़े होना है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा टफ काम करना है। अब डिलीवरी होने के बाद एम्प्लॉयर को लगा कि अब ये काम नहीं कर सकती, तो उसके लिए वो कुछ आसान टास्क देता है, ठीक है, कि वो कुछ टाइम तक ये आसान काम करे ताकि उसकी बॉडी पे लोड ना आए। तो इस केसेस में जब वो नेचर ऑफ वर्क चेंज करेगा तो इस केस में उसके वेजेस को डिडक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है, जब कोई पर्टिकुलर वुमेन सेक्शन 11 के अंदर अपने चाइल्ड को विजिट करेगी, ठीक है, जो नर्सिंग ब्रेक दे रखे हैं, 2 नर्सिंग ब्रेक दे रखे हैं, और कब तक दिए जाएंगे? जब तक उसका जो बेबी है, चाइल्ड है, वो 15 मंथ्स का नहीं हुआ था। तो जब वो ब्रेक पे होगी, मतलब नर्सिंग ब्रेक जब लेगी, ठीक है, अपने चाइल्ड को विजिट करेगी, तो उस केसेस में वो उसके वेजेस का डिडक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर इंस्पेक्टर की अगर बात करी जाएगी तो तुम्हें पता है हर एक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो इंस्पेक्टर होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू डायरेक्ट पेमेंट टू बी मेड। तो ये इंस्पेक्टर के पास पावर होती है कि वो डायरेक्ट पेमेंट दिलवा सकता है किसी पर्टिकुलर वुमेन को, राइट। और कब तक दिलवाएगा वो? विद इन 30 डेज। एनी पर्सन एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द इंस्पेक्टर, ठीक है, अगर को मान लो कोई डिसीजन इंस्पेक्टर ने डिसीजन दिया, राइट, और वो उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो जो एग्रीड पर्सन है वो विद इन 30 डेज इंस्पेक्टर के डिसीजन से क्या कर सकता है? वो अपील कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट रखना। अब सेक्शन 18 क्या बोलता है? फॉर फीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि कोई पर्टिकुलर विमेन के जो मैटरनिटी बेनिफिट हैं उसको हम फॉरफीट कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। कब? मान लो कोई पर्टिकुलर विमेन है, उसने क्या करा, एक कंपनी ए से छुट्टी ली, ठीक है, बोला कि मुझे मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, कंपनी ने अलाउ कर दिया, दे दिया। लेकिन वो उन छुट्टियों के बीच किसी दूसरी कंपनी में जाके काम कर रही है, ठीक है, दूसरी फैक्ट्री में जाके काम कर रही है, तो इस केस में जो कंपनी ए है वो क्या करेगी? वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को जो उसको बेनिफिट्स दे रखे हैं उसको फॉरफीट कर देगी, ठीक है, कि हमने तुम्हें छुट्टी दी है आराम करने के लिए, लेकिन तुम दूसरी कंपनी जाके काम कर रही हो, ठीक है। तो इस केसेस में यहाँ पे जो वुमेन है वो अपने सारे क्लेम्स को खो देती है। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टाइम लिमिट फॉर प्रोसिक्यूशन। कोई भी केस, ठीक है, कोई भी केस जो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल ऑफेंस के लिए बनाया जाएगा तो उसका 1 साल के बाद फाइल नहीं हो सकता। ये 1 साल का टाइम लिमिट कब से काउंट होगा?
जब वो ऑफेंस हुआ है। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है ये एक्ट सेक्शन नंबर 23 कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर कोई भी अगर मान लो कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा ऑफेंस किया जाता है, ठीक है, तो वो ऑफेंस 1 साल के बाद फिर रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना। नोट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है। और यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे सेक्शन नंबर 25 से रिलेटेड यूपीएससी असिस्टेंट लेबर कमीशन एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेक्शन 25 क्या किस बारे में बात करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग द कैरिंग इनटू एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स प्रोविजन। तो सेक्शन 25 यही बात करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि किस तरह से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 उनको अपनी स्टेट्स पे इंप्लीमेंट करवाने हैं। तो यही बात करता है सेक्शन 25, बाकी कोई और बात नहीं करता। इस वजह से इसका आंसर सिर्फ ऑप्शन बी होने वाला है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। आई गेस ये एक्ट बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है, कुछ ऐसा नहीं बचा। यहाँ पे हमारा एक्ट ख़त्म होता है और आई होप तुम्हें ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। हर एक सेक्शन को ब्रेक डाउन करा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।